हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वैदिक काल। यह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। वैदिक काल क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं। वैदिक काल वह समय है जिसका ज्ञान हमें वेदों से मिलता है। इस काल में आर्यों का जीवन, समाज, धर्म और संस्कृति का वर्णन मिलता है, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। आर्य शुरू में घुमंतू थे। वे कबीले में रहते थे। मुख्य कार्य इनका पशुपालन था। चारा, पानी और अधिक उपजाऊ भूमि की खोज में ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। बाद में वे स्थायी रूप से बसने लगे। बसावट लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदियों के किनारे बस गए। आर्य सभ्यता का प्रसार अब देख लेते हैं। आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सिंधु प्रदेश से हुआ था। आर्यों के मूल स्थान को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आर्य बाहर से आए, अन्य के अनुसार आर्य भारत के मूल निवासी थे। इनकी जो मुख्य विशेषताएं थी वो इस प्रकार हैं। पशुपालन इनका प्रमुख व्यवसाय था। धीरे धीरे कृषि शुरू हुई। नदी के किनारे बसावट देखने को मिलता है। कबीलाई जीवन से स्थायी जीवन की ओर परिवर्तन। अब हम देख लेते हैं वेद के बारे में। वेद का अर्थ होता है जानना तथा वेदों की संख्या 4 है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वेदों की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति यानी मंत्र उसमें होते थे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है। सामवेद में संगीत होता था जिसमें सप्त स्वर होते थे। ये सारे सप्त स्वर हम सब जानते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 स्वर होते थे। यजुर्वेद यज्ञ की विधियाँ होती थीं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और जादू टोना होता था। वैदिक काल के 2 भाग थे। एक ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। आर्य कबीले में रहते थे। जन के नाम पुरु, यदु, तुर्वश, भरत। राजा जन का प्रमुख होता था। यहाँ की सामाजिक संरचना जो थी वो इस प्रकार थी। जन का प्रमुख राजा होता था। विश का प्रमुख विशपति, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, कुल या गृह का प्रमुख गृहपति या कुलप। राजा के मुख्य कार्य इस प्रकार थे। राजा का काम था लोगों की रक्षा करना, युद्ध में सेना का नेतृत्व करना। पहले राजा का चुनाव सभा द्वारा होता था। बाद में यानी उत्तर वैदिक काल में यह वंशानुगत हो गया। सभा और समिति राजा पर नियंत्रण रखने वाली संस्थाएं थीं। निर्णय लेने में मदद करती थीं। सभा के बारे में देख लेते हैं। समस्याओं को सुलझाने के लिए सभा होती थी। इसमें 70 से 80 लोग बैठते थे, जिनमें 5-6 प्रमुख लोग आसन पर बैठते थे। प्रमुख लोग राजन्य होते थे। ये या उम्र, अनुभव, शक्ति व ज्ञान के कारण सम्मानित होते थे। इनके पास अधिक गाय, घोड़े व रथ होते थे। बाकी लोग विश कहलाते थे। सभा में मिलकर निर्णय लिए जाते थे। अब राजा के शासन के बारे में देख लेते हैं। राजा जन से उपहार या बलि लेता था। बलि में अनाज, घी, वस्त्र, घोड़े, आभूषण, गाय आदि मिलते थे। राजा अपनी जरूरत के अनुसार रखकर बाकी लोगों में बांट देता था। इससे राजा और प्रजा के बीच संबंध मजबूत होते थे। युद्ध के बाद की सभा कैसी होती थी, आइए इसके बारे में देखते हैं। युद्ध के बाद भी सभा होती थी। जीती हुई वस्तुएं जैसे गाय, घोड़े, रथ, हथियार, दास दासियां बांटी जाती थी। सबसे बड़ा हिस्सा राजा रखता था, फिर राजाओं और ब्राह्मणों को मिलता था। इससे राजा की शक्ति और संपत्ति बढ़ती थी। धर्म और यज्ञ के बारे में जान लेते हैं। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। यज्ञ पुरोहित द्वारा कराए जाते थे और सामूहिक रूप से होते थे। यज्ञ में मंत्रोच्चार और भेंट चढ़ाई जाती थी। इंद्र सबसे प्रिय देवता थे जो युद्ध में विजय दिलाते थे। मंत्रों को पहले याद करके बोला जाता था, बाद में इन्हें लिखा गया। अब हम देख लेते हैं वैदिक कालीन समाज के बारे में। समाज का आधार परिवार होता था और इनको 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
प्रारंभ में यह विभाजन कार्य के आधार पर होता था, बाद में जन्म के आधार पर होने लगा था। महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थीं, समाज में सम्मानित भी थीं। यहाँ की जीवन शैली किस प्रकार थी इसके बारे में जान लेते हैं। घर घास फूस और मिट्टी के बने होते थे। भोजन में दूध घी मक्खन का उपयोग होता था। यहाँ के जो प्रमुख अनाज थे वो थे जौ गेहूँ और चावल। अब हम देख लेते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। जीवन को 4 भागों में बांटा गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। यह इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से जुड़ी है। आज भी इसके रूप भारत, ईरान और यूरोप में देखने को मिलते हैं। यहाँ की शिक्षा विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर प्राप्त करते थे। पढ़ाए जाने वाले जो विषय थे वो इस प्रकार थे: वेद, गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान और शिल्प। अब यहाँ के पशुपालन के बारे में देख लेते हैं। प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे। गाय और बैल संपत्ति और समृद्धि के प्रतीक माने जाते थे। गाय को पवित्र अघन्या माना जाता था। वस्तुओं के लेन देन में भी गाय का उपयोग होता था। पड़ोसी किसानों से गाय चुराने को लेकर युद्ध तक हो जाते थे। उन्हें दस्यु कहते थे। खेती का महत्व। जनसंख्या बढ़ने पर कृषि का महत्व बढ़ा। आर्य लोग जमुना के दोआब क्षेत्र में बसने लगे। जंगल काटकर खेती योग्य भूमि बनाई गई। खेती के लिए हल का उपयोग होता था। यहाँ की जो प्रमुख फसलें थीं वो जौ गेहूँ धान और दाल था। आर्यों के शिल्प के बारे में देख लेते हैं। आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय करते थे। ऊन काटना, घोड़े से रथ बनाना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म का काम करते थे। धातु को अयस कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में इन्हें तांबा और कांसा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जान लेते हैं। आर्यों को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की नक्षत्र गतियों का ज्ञान था। वे ज्यामितीय आकृति से भी परिचित थे। अब आइए ऋग्वैदिक काल को हम थोड़ा सा छोटे में देख लेते हैं। यहाँ का जीवन गतिशील था। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। वर्ण व्यवस्था नहीं थी। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। और उत्तर वैदिक काल में जीवन स्थायी हो गया था। राजा का पद वंशानुगत हो गया था। वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई थी और कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया था। अब हम देख लेते हैं कि महाकाव्य की रचना किसने की थी। रामायण और महाभारत 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, जिसमें रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई है और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। कुछ ये नोट्स हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। एग्जाम में इससे भी प्रश्न आते हैं। वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ के विधान और क्रियाओं को समझने के लिए था। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे। उपनिषद इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या 108 थी और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये सारे नोट्स को अगर आप रिवीजन के तौर पे यूज़ करते हैं और उसके बाद अड्डा 24/7 पे सनी सर की क्लास है जो NCERT और SCERT बुक की क्लास लेते हैं और उसमें वो क्वेश्चन करवाते हैं। अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ये आपको यूपी टेट की तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। थैंक यू।